गुड इवनिंग स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 11, ठीक है। इंडियन नेशनलिज्म इन इंडिया, जो हम पार्ट 1 से लेकर 10 पार्ट में हमने जो डिस्कशन किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। 1946 तक हम लोग आ गए। हमने 1857 के बाद शुरू किया था और 1857 से लेकर हम लोग 1946 तक आ गए। हमने ये देखा इतने टाइम पीरियड में कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल हमारे बीच में हुई। फाइनली हम लोग 1946 तक पहुँचे और लेबर पार्टी गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने इंडिया को फ्रीडम देने की डिसाइड किया। एक बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ आपको, ये लेबर पार्टी इंग्लैंड में 1905 में ऑर्गेनाइज हुई थी। बड़ी कमाल की बात है। जिस समय हमारे यहाँ पर बंगाल डिवाइडेशन हुआ था, उसी टाइम ब्रिटेन में ये लेबर पार्टी गवर्नमेंट बनी थी। आसानी से याद होता है। अगर आपको लेबर पार्टी याद करना है तो बंगाल डिवाइडेशन आराम से याद कर लेना चाहिए। ओके, लॉर्ड क्लीमेंट एटली यहाँ पर आते हैं और इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने की बात करते हैं। ये हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कशन किया था। ओके, ये लोग चाहते थे कि इंडिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट हो और उस स्टेबल गवर्नमेंट को एक स्थायी सरकार बने और उस स्टेबल गवर्नमेंट को हम हैंडओवर करके इंडिया को चले जाएं। लेकिन मुस्लिम लीग के लीडर कुछ और ही चाहते थे। वो ये चाहते थे कि भाई ऐसा ना हो, पहले पाकिस्तान बनाया जाए और फिर आप हैंडओवर कीजिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर भेजे गए थे, जिसमें पैंथिक लॉरेंस हेड था, एवी अलेक्जेंडर और जिसका नाम एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों भेजे गए थे कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में। ओके, तो इन्होंने आते ही यहाँ पर असेंबली बनाने की बातें की। तो 1946 के जुलाई में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के इलेक्शन भी हुए थे। ताकि इंडिया में हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। ओके, ये चीज़ें हमने की थी। अब आपने देखा कि जुलाई के बाद में सितंबर अक्टूबर के लगभग नेहरू जी की गवर्नमेंट भी तैयार हो गई थी। इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की एक आंतरिक गवर्नमेंट तैयार हो चुकी थी जिसके नेहरू हेड थे और नेहरू जी की लीडरशिप में बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा जाने लगा। ओके, तो आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया के पार्ट नंबर 11 में आ गए हैं। ओके, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। पार्ट नंबर 11, ये देखिए पार्ट नंबर 11 में आ गए हैं और इस पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि एक ऐसा रास्ता जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का संविधान कैसे तैयार हुआ? हिस्ट्री, इसका भी अपना एक इतिहास है। कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू कराया, क्या क्या पॉइंट इसमें रखे गए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कैसे तैयारी कर रहे थे लोग, क्या करना था क्या नहीं करना था, वो सब चीज़ें इसमें डिस्कशन करेंगे हम बहुत ही बड़े लेवल पे। ओके, बड़े लेवल इन द सेंस मतलब कि डाटा कलेक्शन हमारी ज़्यादा रहेगी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा की बात की जाएगी इसमें। ओके, तो शुरुआत होती है 9 दिसंबर, ठीक है। शुरुआत होती है 9 दिसंबर 1946, ठीक है। स्टार्टिंग 9 दिसंबर 1946 में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है। असेंबली की पहली मीटिंग हुई। ओके, इसके
इसके जो टेम्पररी हेड थे, टेम्पोररी, ठीक है, इसके जो टेम्पोररी हेड थे वो चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो टारगेट किए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, वो इसमें हेड चुने गए थे, टेम्पररी हेड। और नेहरू जी ने इसमें फिर प्रियम्बल भी रखा कि इंडिया को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, एक सेकुलरिज्म कंट्री, एक सेकुलरिस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं जिसमें हर एक आदमी को फ्रीडम होगी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, इसके अलावा उसको बहुत सारे राइट्स होंगे, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस तरह के उनको राइट्स होंगे, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह का प्रियम्बल सामने रखा पहली मीटिंग में, और उसके बाद में फिर जो है बातें होने लगी, फिर डिस्कशन होने लगा। टोटल मेंबर कितने थे? 389 मेंबर। जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई उस समय 389 मेंबर के साथ उसमें असेंबली शुरू हो चुकी थी। 389, ठीक है, टोटल मेंबर उस समय थे 389 मेंबर्स, ठीक है। ये देखिए जिसमें कुछ अलग अलग स्टेट से आए हुए और कुछ इलेक्टेड जो पर्सन थे वो सारे यहाँ इकट्ठे हुए थे, मुस्लिम लीग और अलग अलग एरिया से लोग इकट्ठे हुए थे। ओके, ये सब हुआ कहाँ, ये भी तो पता होना चाहिए कि ये जो मीटिंग हो रही थी ये कहाँ हो रही थी। ये मीटिंग न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर नेशनल काउंसिल चैम्बर या काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी यहाँ पर हो रही थी, ठीक है। ये जो हो रहा था काउंसिल चैम्बर, ठीक है, काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी, ठीक, काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी में ये डिस्कशन हो रहा था न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में ये मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी, ये इसकी लोकेशन थी जहां पर ये लिखा जा रहा था। ओके, और एक कमाल की बात है कि इसमें हैदराबाद से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं था, हैदराबाद इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। ये 389 मेंबर जो मैंने बताए, ये 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक मेंबर सेट किया गया था, 10 लाख पॉपुलेशन पे 1 मेंबर सेट किया गया था जो 389 मेंबर थे। इसका मतलब इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी उसमें, ठीक है, लगभग ये मान के चलो कि 35-40 करोड़ के लगभग, इससे ज़्यादा ही होंगे, 35-40, 35-40 करोड़ के लगभग इंडिया की पब्लिक उस समय थी। तो इन सब के रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है। ओके, इसमें वुमेन जो मेंबर थी वो केवल 15 ही थी, 15 वुमेन मेंबर भी थी इसमें। ओके, ध्यान रखें 389 मेंबर में से, ठीक है, इसमें से 15 वुमेन, ठीक है, इसमें से 15 वुमेन मेंबर भी थी, 15 वुमेन मेंबर भी इसमें थी, वुमेन मेंबर, ओके, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, ऑफ सीए की मेंबर भी थी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मेंबर रही है। ओके, इसके अलावा फिर 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हुई, 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हुई, सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 में फिर सेकंड मीटिंग हुई, और सेकंड मीटिंग ऑफ सीए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की सेकंड मीटिंग हुई, जिसमें परमानेंट हेड, ठीक है, परमानेंट हेड जिसको चुना गया वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये चुन लिए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये चुने गए, परमानेंट हेड चुन लिए गए। ओके, उसके बाद में वर्क चलता रहा, ठीक है। उसके बाद 13 दिसंबर को ये कहा जाता है कि नेहरू जी का प्रियम्बल रखा गया था। 13 दिसंबर वो डेट थी जिस समय नेहरू जी ने प्रियम्बल रखा था, यानी कि फर्स्ट डेट को 9 दिसंबर को प्रियम्बल नहीं रखा गया था, 13 दिसंबर को प्रियम्बल रखा गया था। ये देखिए 13 दिसंबर 1946, ठीक है, नेहरू प्रियम्बल, ठीक है, नेहरू जी का प्रियम्बल यहाँ रखा गया था कि इंडिया के बारे में जो रूल बनाने वाले हैं वो सब डिसाइड किया जा सके। ओके, अब देखिए इसमें जो संविधान सलाहकार थे इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन BN राव थे, ठीक है।
जिनको संविधान स्ट्रक्चर बनाने का पूरा क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। पूरा इन्होंने संविधान का स्ट्रक्चर बनाकर दिया, ठीक है। और ये संविधान सलाहकार भी बने, संविधान सलाहकार कौन थे? BN राव, BN राव, ठीक है। ठीक, और संविधान स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं संविधान का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर बनाने वाले यही थे। ओके, पूरी तरह से इन्होंने इसको तैयार कर दिया था। उसके बाद देखिए, जब ये 9 दिसंबर को शुरू हुआ था, पहली मीटिंग हुई, 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हुई, फिर 13 दिसंबर को प्रेमबल रखा गया। उसके बाद तक ये बहुत लेवल पे चलता रहा, यानी कि बहुत दिनों तक इसका वर्क चलता रहा। आप देखोगे इसके बाद में जो है 29 अगस्त को 1947 में, 29 अगस्त को 1947 में BR अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया था इसी असेंबली में। हम एक प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं, एक हिस्ट्री के थ्रू चल रहे हैं कि क्या हुआ है इंडिया में स्टेप बाय स्टेप। इसके बीच में मैं आपको बता दूंगा कि 1946 में जब दिसंबर में ये वर्क हो रहा था, तो इसके 2-3 महीने के बाद ही मुस्लिम लीग के लोगों ने असेंबली से बॉयकॉट करते हुए उन्होंने अलग पाकिस्तान की डिमांड कर दी थी। इसीलिए असेंबली का वर्क भी डिस्टर्ब हो गया था पूरी तरह से। आप देख रहे हो दिसंबर में तो बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ है, दिसंबर में तो बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ है, 2-3 महीने ही काम हो पाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिस्टर्ब करने के लिए लीग हमेशा ये सामने होती थी। लीग के मेंबर नहीं चाहते थे कि ये काम बहुत अच्छे से हो पाए, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 90 मेंबर मुस्लिम लीग के भी थे। और नेहरू जी की इंटरिम गवर्नमेंट मैंने बताया था 5 मेंबर नेहरू जी की इंटरिम गवर्नमेंट में भी लीग के काम कर रहे थे। 90 मेंबर मुस्लिम लीग के असेंबली में काम कर रहे थे और 5 मेंबर नेहरू जी की गवर्नमेंट में लीग के काम कर रहे थे, यानी कि मुस्लिम लीग के वो लोग वर्क कर रहे थे। तो ये सब आसान नहीं था। मुस्लिम लीग बार बार अपने ड्यूल नेशन थ्योरी को लेकर आ जाती, द्विराष्ट्र सिद्धांत कि इंडिया एक कंट्री नहीं है, एक ही कंट्री में बहुत सारे कंट्री हैं। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ होती, बीच में ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ओके, मार्च के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ बुलाया गया था, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, इसके बाद में ज़्यादा दिन तक ये लोग काम नहीं कर पाए। 13 दिसंबर के बाद मुश्किल से मार्च ये लोग थोड़ा काम कर पाए। अलग अलग कमेटियाँ भी बनी, जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी कुछ डेट्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि लास्ट में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये सब कैसे चला था। तो 13 दिसंबर के बाद मार्च में, ठीक है, मार्च में आप देखोगे, ठीक है, ओके, देखिए 13 दिसंबर के बाद मार्च 1947 में, मार्च 1947 में डिमांड ऑफ पाकिस्तान, डिमांड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की डिमांड बड़े लेवल पे हो गई थी, ठीक है, बाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिन्ना के थ्रू ये डिमांड हो गई थी। तो फिर बाद में लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाना पड़ा। कैबिनेट मिशन देखा जाए तो यहाँ पर अपना वर्क कर रहे थे, लेकिन बीच में लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ पर बुलाना पड़ा और लॉर्ड माउंटबेटन ने आकर पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करने का काम किया, ठीक है। लास्ट वाइसरॉय, लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय, इसको हम ब्रिटिश वाइसरॉय कहेंगे, लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, इसको बुलाया गया। ये देखिए, इंडिया का लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाया गया, क्योंकि लीग नहीं मान रहे थे वो लोग, तो प्रॉब्लम बीच में ही हो गई। इसीलिए फिर लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाया गया और लॉर्ड माउंटबेटन ने सर रेडक्लिफ की हेल्प से, सर रेडक्लिफ की हेल्प से उन्होंने क्या किया, सर रेडक्लिफ की हेल्प से पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री तैयार की गई। ओके, सर रेडक्लिफ, सर रेडक्लिफ एंड लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, सर रेडक्लिफ और लॉर्ड माउंटबेटन
दोनों ने मिलकर इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन का पूरा प्रपोजल तैयार किया। जून तक 6 जून के आसपास, ठीक है, 6 जून तक आते आते इन्होंने पाकिस्तान का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया था। 6 जून के लगभग 6 से 10 जून के बीच में पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन तैयार कर दी गई थी, ठीक है। ये देखिए 6 जून के आसपास पाकिस्तान की बाउंड्रियां तैयार कर दी गई थी। ओके, तो जून 1947, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन ऑफ पाकिस्तान ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, तैयार कर दी गई थी। ईस्ट पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन बहुत बड़ी बाउंड्री लाइन बनी, 4097 किलोमीटर के लगभग बाउंड्री बनी, जिसको आजकल बांग्लादेश कहते हैं। 4096, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन 4096 किलोमीटर बाउंड्री लाइन। वेस्ट पाकिस्तान 3310 किलोमीटर 3310 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन बनाई गई, जिसको भी रेड क्लिफ लाइन ही कहा गया। रेड क्लिफ लाइन उसको कहा गया। वेस्ट पाकिस्तान बाउंड्री लाइन तैयार हुई 3310 किलोमीटर, ये बाउंड्री लाइन तैयार की गई। अब नहीं माने तो क्या करें भाई? महात्मा गांधी बार बार इस चीज़ का प्रोटेस्ट करते रहे, विरोध करते रहे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही देश में 2 देश बनाने की जरूरत नहीं है, भाइयों के बीच में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है, सोल्यूशन हो जाएगा, क्यों डिवाइड करते हो इंडिया? गांधी जी ने तो इतना भी कह दिया था कि पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश के ऊपर से बनेगा, मैं मर जाऊं ना, मरे हुई बॉडी के ऊपर पाकिस्तान बना देना, मेरा जीते जी पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार अगर कंट्री के अंदर शांति चाहते हो ना, शांति चाहते हो, पीस चाहते हो, शांति चाहते हो, तो बनने दो भाई इसको, क्योंकि नहीं मानेंगे ये लोग, ना तो हिंदू मानेंगे और ना मुस्लिम मानेंगे, नहीं मानेंगे ये लोग। अब इस चीज़ को ख़त्म होने दो। ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चली आ रही है, 1930 से हम देख रहे हैं। 1930 से सर मोहम्मद इकबाल ने जब से पाकिस्तान का वर्ड यूज़ किया, उसके बाद पाकिस्तान घुमाए जा रहे हैं। पिछले 17 साल से प्रॉब्लम बढ़ रही है, और ऐसा ना हो कि बाद में और प्रॉब्लम बढ़े, इस चीज़ को हो जाने दो। लेकिन महात्मा गांधी ने ये कहा कि भाई ये चीज़ें सही नहीं हो रही है, जो भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। कहते हैं कि महात्मा गांधी ने डिमांड भी की थी, जब लोग नहीं माने और पाकिस्तान बनने की बात ही होती रही कि भाई बनाओ पाकिस्तान ही बनेगा, ये वो होता रहा। जब गांधी जी की बात लोगों ने नहीं मानी, तब गांधी जी ने एक सजेशन दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने कि भाई न्यू बॉर्न कंट्री, जो नया पाकिस्तान बना है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान बनाते हो तो सोचो कि उधर बहुत सारा नया कंट्री बना है ये, तो उनके पास इतनी सारी फैक्ट्रियाँ भी नहीं हैं। अब आप देखोगे ज़्यादातर फैक्ट्री जो वेस्ट बंगाल में रह गई थी, जो जूट की फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, और जो शुगर केन की फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, और जो अदर क्लॉथ फैक्ट्रीज लगी हुई थी, क्लॉथ मिल्स लगी हुई थी, वो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में थी। अब ईस्ट बंगाल यानी कि पाकिस्तान बनने जा रहा है, तो वहाँ पर इवन डिस्को भी इधर लगा हुआ था। आपको पता ही है कि बिहार झारखंड के लगभग डिस्को लगा हुआ है, तो सोचो ज़्यादातर कारोबार इधर ही है, तो कैसे होगा? नया कंट्री कैसे सर्वाइव करेगा? है तो हमारे भाई है, चलो ठीक है आपस में हमारी नहीं बन रही है, लेकिन यार कोई नया घर बनाता है, कोई नया अलग होता है बेचारा कोई भाई, तो उसको थोड़ी हेल्प तो करनी चाहिए। वो हेल्प की बात कर रहे थे। उधर वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि पंजाब से आपने इसको अलग कर दिया, सिंध एरिया आपने पाकिस्तान बना दिया, आपने कराची एरिया को पाकिस्तान बना दिया, आपने रावलपिंडी को पाकिस्तान बना दिया, इस्लामाबाद को आपने पाकिस्तान बना दिया, वेस्ट पाकिस्तान आपने बना दिया। तो ज़्यादातर फैक्ट्री तो पंजाब में रह गई,
वैसे पंजाब के 2 पार्ट हो गए थे, वाघा बॉर्डर बना दिया गया था। जो वाघा बॉर्डर है अभी अमृतसर के बाद जो आगे आता है वाघा बॉर्डर, जिसको रेड क्लिफ लाइन भी हम बोलते हैं, वाघा बॉर्डर भी बोलते हैं, गुजरात तक बनाया गया था पूरा। ये कितना था? 3010 किलोमीटर का था ये। तो इधर भी उतनी फैक्ट्री नहीं थी, ज़्यादातर सर्कुलेशन या तो पंजाब में था या फिर सतलुज के आसपास जहाँ भाखड़ा नंगल डैम वगैरह ये सब थे, ज़्यादातर यही था। तो 55 करोड़ रुपए की डिमांड की महात्मा गांधी ने कि नया जो पाकिस्तान बना है उसको 55 करोड़ रुपए दिए जाए ताकि ये लोग सेटल हो सके। गवर्नमेंट ने पहले तो बात मानी नहीं कि भाई चलो ठीक है देखेंगे, ये चीज बातचीत चलती रही और फिर पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग कर दिया गया, भाई देखेंगे प्रपोजल जो आएगा वो देख लेंगे, ठीक है। कुछ लोग गांधी जी के बिल्कुल खिलाफ थे, ये सब गलत हो रहा है, क्योंकि 1947 में जब ये सब कर दिया गया, जून के महीने में जब ये बाउंड्री लाइन बना दी गई और फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग कर दिया गया। 1947 में पाकिस्तान को एक अलग नेशन बना दिया गया। पाकिस्तान 14 अगस्त के दिन एक अलग नेशन बना दिया गया और इंडिया को इन्होंने फिर 15 अगस्त को फ्रीडम दे दी। अगले ही दिन इंडिया को फ्री कर दिया इन्होंने। लॉर्ड माउंटबेटन इसीलिए तो भेजे गए थे यहाँ पर कि भाई जाओ इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री बना दो और अलग अलग फ्रीडम दे देंगे। इंडियन फ्रीडम एक्ट के थ्रू इनको ही दे दिया गया, जो कि 1946 के बाद आ गया था। ये 1943 में ही आ गया, 1946 में ही मार्च के महीने में आ गया था लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ही इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जिसको बोलते हैं, इंडियन फ्रीडम एक्ट कह दो या इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कह दो, बात एक ही है, क्योंकि वो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ भेजा गया था। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंस एक्ट मार्च 1947, ये ध्यान रखना कि मार्च में 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ही भेज दिया गया था। अब क्या होता है, क्या कहा गया? लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कह दिया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान हमने बना दिया है, अब जिसको पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान में रहे और जिसको हिंदुस्तान में रहना है वो हिंदुस्तान में रहे। मतलब कि ये कहा जा रहा था कि हमारी तरफ से आप लोग फ्री हो, अब जिधर रहना वहां रहो। अगर पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट के हिंदू उठकर अगर हिंदुस्तान में आना चाहते हैं तो आ जाएं, और इंडिया के मुस्लिम अगर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में जाके रहना चाहें तो वो जा सकते हैं, ये कह दिया गया। तो लोगों ने अपने सिर पे पोटलियां उठा ली, अपने बिस्तर जो भी है अपने भर भर के पूरे जेवरात वगैरह जो भी है, जो पहने गए वो पहन लिए, जो नीचे जमीन में दबाए गए वो दबा दिए गए, क्योंकि सारा असला तो लेके चल नहीं सकते थे। क्या सारी चीजें उठा के ले जाओगे पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान से हिंदू सारी चीजें उठा के ले आएगा? नहीं लेके आ सकता। तो महिलाओं ने, औरतों ने अपने जेवरात वगैरह मटके में भर भर के जमीन खोद खोद के दबा दिया अंदर। आज भी पुरानी हवेलियों से वो मटके निकलते हैं, दबे हुए मटके निकलते हैं। जब लोग नई बिल्डिंग बनाते हैं पुरानी हवेलियों को तोड़कर तो बहुत निकलते हैं। हमारे इधर भी बहुत निकले थे। मैं जब छोटा था, जब मैंने देखा था कि पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे लंबी लंबी दाढ़ी वाले, जब मैं छोटा था 6, 7, 8 में लगभग की बात है, ये 6 की बात है, जब मैंने देखा कि हमारे पड़ोस में ही एक पुरानी सी हवेली थी, तो 3-4 लंबी लंबी दाढ़ी वाले लोग आए, पुलिस भी उनके साथ थी, शायद वो पाकिस्तान से आए थे। अलाउड था, आने देते थे कि कोई अगर आना चाहते हैं इंडिया के लोग वहाँ जाना चाहते हैं इधर, क्योंकि इतनी टेंशन नहीं हुई थी मेरे टाइम में। 1992 के आसपास की बातें, ये 1992 के आसपास ज़्यादा ही था, 1993 के आसपास की बातें हैं। जब वो लोग यहाँ पर आए तो मैं देख रहा था कि वो एक बड़ी सी पत्थर की सिलपट्टी उसको हटाते हैं, कुछ लेबर भी साथ लेकर आए थे, ये 3-4 लंबी लंबी दाढ़ी वाले लोग, और वो हटाते हैं उस
पत्थर की सिलपट्टी को, उसके नीचे 3 बड़े बड़े मटके निकले थे, 3 बड़े बड़े मटके जिनके अंदर बहुत सारा गोल्ड भरा हुआ था। एक छोटा मटका तो गोल्ड का भरा हुआ था और बाकी सिल्वर कॉइन्स वगैरह थे। मतलब कि लोग दबा दबा के जाने लगे यहाँ से। तो पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। मतलब कि जब मैं छोटा था, मुझे क्या पता है क्या हो रहा है, लेकिन पब्लिक चारों तरफ इकट्ठी थी और देखा लोगों ने कि यहाँ से बहुत सारा धन, सोना चांदी निकला है, तो लोग दबा दबा के जाने लगे। इंडिया से लोग बहुत सारे उठकर उधर गए, उधर से लोग इधर उठकर आने लगे और फिर वो हुआ जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ये तो कह दिया कि जाओ, इधर के जाने उधर आ जाओ, उधर के आने इधर आ जाओ, जो भी बोल दिया, लेकिन किसी को भी अलॉटमेंट नहीं हुई। लोग रेफ्यूजी बन गए। यहाँ से जब मुस्लिम उठकर उधर गया तो बेचारा रेफ्यूजी बन गया। रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जिनको अपने डेस्टिनेशन प्लेस पे जाने के बाद उनको अपनी ज़मीनें ना मिले और बेचारे टेंट लगाकर बंजारों की तरह रहें। टेंट लगाकर जब वो बंजारों की तरह रहेंगे, उनके पास खुद की ज़मीनें नहीं है, खुद का घर नहीं है, कोई वर्क नहीं है, वो बेचारे रिफ्यूजी हैं। जो यहाँ बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, वो वहाँ पाकिस्तान में जाके बेचारों ने छोटे मोटे काम, जूते बनाने का काम, रेडी वगैरह लगाने का काम शुरू किया। बहुत बुरी हालात हो गई उनकी, क्योंकि उधर उनको काम नहीं मिला और ना ज़मीन मिली, रहने को घर नहीं मिला। उधर से जब हिंदू इधर आए तो इधर भी यही हाल था। लगभग 80,000 से भी ज़्यादा, 1 लाख के लगभग लोग दिल्ली से निकले थे। 1 लाख के लगभग तो दिल्ली से मुस्लिम निकले थे जो उधर जा रहे थे। सोचो कितना बड़ा अलग लेवल था। और पाकिस्तान के बहुत सारे हिंदू इधर आ रहे थे। अब पता नहीं किधर से शुरुआत हुई, किधर से नहीं, पाकिस्तान से या इंडिया से, किधर से शुरुआत हुई, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। एक्चुअलिटी किसी को नहीं पता थी। और फिर मारकाट होने लगी बहुत बड़े लेवल पे। 14-15 अगस्त के बाद में इतनी मारकाट हुई, 3-4 महीने बहुत बुरे थे। लोग पैदल यात्रा पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं और मारकाट हो रही रास्ते में। जब एक मुस्लिम परिवार पाकिस्तान के लिए निकलता है तो उसे अमृतसर में बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे उसे रोक लिया जाता है, उसके परिवार को मार दिया जाता है उसकी आंखों के सामने। और जब एक हिंदू परिवार उधर पाकिस्तान से निकलता है दिल्ली के लिए या इधर लखनऊ वगैरह आने के लिए, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी मारकाट होती है। छोटे बच्चों को भेड़ बकरी की तरह काट दिया गया, औरतों के साथ बदसलूकियाँ की गई। बहुत बुरा टाइम था, ये बहुत बुरा टाइम था जिसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते ऐसा हुआ है। ये बहुत बुरा समय था जो 1947 से 50 के बीच में चलता रहा। एक महाध्वंस जिसको होलोकॉस्ट कह सकते हैं हम लोग। होलोकॉस्ट क्या होता है? एक महाध्वंस होता है जहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते और बुरी तरह से मारकाट होती है। कोई मतलब नहीं होता किसी को भी क्यों मार रहे हैं, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़, मतलब किसी के मन में कोई दया नहीं होती है। बस कि वो अदर कास्ट का है, वो अदर रिलीजन का है, उसे मार दो बस। नहीं मारोगे तो हमारे धर्म वाले क्या कहेंगे। एक मुस्लिम के सामने हिंदू परिवार मारा जा रहा है और ह्यूमैनिटी के नाते वो उसको बचाता नहीं है, क्योंकि ग्रुप का साथ देना है। एक पुलिसमैन जो कि हिंदू पुलिसमैन है, एक मुस्लिम परिवार को मरने दे रहा है, या एक मुस्लिम पुलिसमैन है जो हिंदू परिवार को मरने दे रहा है, अपनी ड्यूटी भूल जाता है और अपने ग्रुप का साथ देता है। बहुत बड़े लेवल पे कम्युनलिज्म शुरू हो गया, संप्रदायवाद। ये कम्युनलिज्म का एक बहुत बड़ा रूप था जो कि हुआ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्रिटिशर्स की ट्रिक थी, जानबूझ के ऐसा किया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है लॉर्ड माउंटबेटन की इसमें कोई ट्रिक थी, उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया हो कि मरने दो इंडिया के लोगों को। 15 अगस्त की डेट के बारे में भी लोग बातें कहते हैं। 15 अगस्त की डेट के बारे में भी लोग ये कहते हैं कि ये डेट भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया को फ्रीडम की जो डेट दी है 15 अगस्त 1947 जानबूझ के दी गई है। उनको पता था कि 2 साल पहले 15 अगस्त को 1945 में जापानियों ने सरेंडर किया है वर्ल्ड वार में, और ये सही भी था। इसी डेट पे इंडिया को आज़ाद किया गया। कहीं ना कहीं ये इनके दिमाग में था कि एशिया के 2 पावरफुल नेशन कभी एक नहीं होने चाहिए, इंडिया और जापान कभी एक ना हो। जिस दिन जापानी लोग सोरो डे मनाते हैं, दुख दिवस मनाते हैं, उसी दिन इंडिया फ्रीडम का सेलिब्रेशन करेगा, कभी एक नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ें बड़े लेवल पे थी। अब पता नहीं सच्चाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन
अगले ही साल 1947 के एंड में, और जैसे ही 1948 आया, 30 जनवरी को 1948 में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उसका रीजन मैंने आपको दिया कि कहीं ना कहीं गांधी जी पाकिस्तान के सपोर्ट में थे। वो ये मतलब सपोर्ट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सपोर्ट में थे, लेकिन सुनने में ये आया कि ब्लेम ये किया गया गांधी जी पर नाथूराम गोडसे ने ये ब्लेम किया कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान से हमारे लोग 3 महीने से कट के आ रहे हैं, 3-4 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने हो गए लगभग। पाकिस्तान से कटी हुई लाशें आ रही हैं, और मुस्लिम और महात्मा गांधी जो पाकिस्तान के लिए 55 करोड़ की डिमांड करते हैं। अलग अलग आर्गुमेंट थे। अब सच्चाई किसी को नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आखिरी में 30 जनवरी को 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी गोली मारी, उनकी डेथ हो गई। देश का एक महान लीडर इस महाध्वंस में शहीद हो गया। राजघाट पे उनकी समाधि बनाई गई, शहीद हो गए। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का वर्क भी पूरी तरह डिस्टर्ब था। आप जानते हो, जब घर में टेंशन हो, बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई हो, तो ऐसे में रूल रेगुलेशन नहीं बनते, फिर शांति बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। नेहरू गवर्नमेंट का रोल प्ले था इसमें कि वो क्या करेंगे। 30 जनवरी को, इधर 15 अगस्त को 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिली, उधर महात्मा गांधी को गोली मार दी गई। ओके, नेहरू गवर्नमेंट किसी तरह से मैनेज करती है इस चीज को, लेकिन मैनेज क्या करती, कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में गवर्नमेंट भी क्या करेगी, हेल्पलेस पूरी तरह से। 6 महीने तो ये भी पता नहीं चला कि कौन कौन बहुत बुरी तरह से, मतलब कि कहां पर सेटल करें। खाने की प्रॉब्लम, इतने सारे रिफ्यूजी उधर से इधर आ गए, खाने की समस्याएं होगी, रहने की समस्याएं, कहां पर एडजस्ट करें, कहां पर बसाएं इनको। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल पे थी। सेटलमेंट कहां करें इनका, कहां पर इनको एडजस्ट करें। 6 महीने गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आया कि इनको एडजस्ट कहां करें हम लोग। इतने सारे रिफ्यूजी उधर आ गए, और फिर वो बांग्लादेश और बॉर्डर पे वो भी प्रॉब्लम चल रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जैसे तैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम फिर आगे 1947 के लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, और फिर आगे इसका वर्क शुरू किसी तरह से किया जाता है। ओके, एक बार मैं बोर्ड रफ कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, आगे शुरू करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि भाई गांधी जी की डेथ हो गई है 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, ठीक है। 30 जनवरी को 1948 में महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी असैसिनेटेड, गोली मार दी गई, मर्डर कर दिया गया बाय नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी। ब्लेम कुछ भी हो, लेकिन देश का महान शहीद नहीं रहा। महात्मा गांधी की डेथ हो चुकी थी। नेहरू जी के ऑल इंडिया रेडियो पर लास्ट वर्डिंग ये थे कि लाइट हैज गॉन फ्रॉम आवर लाइफ, कि हमारी जिंदगी से रोशनी अब जा चुकी है। महात्मा गांधी आवर बिलोव्ड लीडर्स इज नो मोर, कि महात्मा गांधी जो हमारे प्यारे जो लीडर थे वो अब नहीं रहे। ठीक है, 29 अगस्त 1947 ये वो डेट थी जिस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, को ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी का इनको हेड बना दिया गया, ठीक है, हेड चुन लिया गया। इनके साथ में और भी मेंबर थे,
ड्राफ्टिंग कमेटी का एक्चुअल में वर्क क्या था कि जो अभी तक डिस्कशन हुआ है या आगे जो डिस्कशन होगा उसको लीगल लैंग्वेज में लिखने का वर्क इनका था। संविधान लीगल लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए क्योंकि जुडिशरी इस पे वर्क करेगी, इस पे लेजिस्लेचर वर्क करेगा, इस पे गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स वर्क करेंगे, ये चीजें होंगी, तो लीगल लैंग्वेज लिखी जानी चाहिए। इनके साथ में और भी लोग थे, ठीक है, और अदर मेंबर्स, इनके जो अदर मेंबर्स थे, अदर मेंबर्स, ठीक है, जो अदर मेंबर्स थे वो कौन कौन थे वो देखिए, ठीक है। नंबर जैसे बी आर अम्बेडकर के अलावा जो अदर थे, टोटल 7 मेंबर थे, ये टोटल क्या थे, टोटल 7 मेंबर थे, ये टोटल 7 मेंबर्स, ठीक है। तो देखिए बी आर अम्बेडकर ये तो हेड बना दिया गया, बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर, ओके, ये हेड बनाया गया, ये हेड थे। एंड अदर मेंबर में जिसमें बात करते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, सबसे फेमस लीडर रहे ये, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में काम कर रहे थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये एक फेमस लीडर रहे हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे अल्लादी, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, ठीक है। नंबर 4 पे जो रहे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ये रहे, ओके। नंबर 5 पे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नंबर 6 पे जो रहे एन माधव राव, ये देखिए एन माधव राव, ओके। और नंबर 7 पे जो रहे डीपी खेतान। ये 7 मेंबर की कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी का वर्क करेगी क्योंकि लीगल लैंग्वेज में ये लिखेंगे, ओके। ये 7 मेंबर्स थे जो कि काम करेंगे, ओके। ये कब डिसाइड हो गई थी, 29 अगस्त को, बी आर अम्बेडकर की लीडरशिप में ये काम करने वाले थे, ठीक है। उसके बाद में 31 अक्टूबर को 1947 में, ठीक है, असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रीऑर्गेनाइज हुई। अब इसका मतलब क्या है, रीऑर्गेनाइज की गई, मतलब क्या है इस चीज का, आपने अभी देखा कि पाकिस्तान बन चुका था, रीऑर्गेनाइज का मतलब था पाकिस्तान बन चुका था, और पाकिस्तान बनने के बाद में मेंबर रिड्यूस होंगे, मेंबर घटेंगे। भाई 14 अगस्त को आपने पाकिस्तान बनवा दिया तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो लीडर इसमें थे वो घट जाएंगे, 90 मेंबर मुस्लिम लीग के कम हो गए। टोटल स्टार्टिंग में 9 दिसंबर के लगभग 389 थे, माइनस अगर 90 करते 299 बचेंगे, यानी कि रीऑर्गेनाइज हुई। 389 मेंबर जो स्टार्टिंग में थे, माइनस में 90 मेंबर मुस्लिम लीग के, मुस्लिम लीग, ये देखिए मुस्लिम लीग के क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। अब जो बचे, लेफ्ट कौन बचे, 299 मेंबर्स के साथ में ये दोबारा रीऑर्गेनाइज हुई। नाउ मेंबर्स कितने थे, अब ये देखिए टोटल ऑफ मेंबर थे 299, ठीक है। अब 299 मेंबर्स के साथ में ये लोग आगे बढ़ेंगे, ओके, ठीक है। आगे देखिए 299 मेंबर के साथ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए दोबारा ऑर्गेनाइज हुई 31 अक्टूबर को, आराम से याद हो जाएगी हमें। फिर उसके बाद देखिए 31 दिसंबर तक आते आते ये मेंबर थे, ऑर्गेनाइज हुई इतने को, 31 दिसंबर के डेट में भी इतने ही मेंबर थे। 31 दिसंबर को इतने मेंबर के साथ 299 मेंबर के साथ दोबारा से वर्क शुरू हुआ, ठीक है। मेंबर्स वर्क फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली,
कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए काम करेंगे, फॉर इंडिया, इंडिया के लिए काम करेंगे। ओके, ये बात हो गई क्लियर। इसके बाद में 21 फरवरी 1948 में कमेटी बनाई आप लोगों ने, कमेटी रिपोर्ट भी देगी, पूरा जो इतने साल तक काम होता रहा है, यानी कि 31 दिसंबर को दोबारा आपने शुरू किया है, उससे पहले भी थोड़ा बहुत काम हुआ था, उस चीज को लीगल लैंग्वेज में लिखकर उसको रिपोर्ट पेश करेगी। और वो ड्राफ्टिंग कमेटी कब करेगी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी 21 फरवरी को 1948 में, 21 फरवरी को 1948 में ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है, सबमिट देयर रिपोर्ट सबमिट की। जो लीगल लैंग्वेज में लिखा गया था उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई। उसके बाद आपको पता है जब सारी चीज लिख दी जाएगी तो पब्लिश होगा, पब्लिक को भी दिखाया जाएगा कि क्या लिखा है, और फिर पब्लिक ओपिनियन ली जाएगी, सलाह ली जाएगी। आपको पता है बहुत सारे लेटर आए वापस, बहुत सारे, हजारों में लेटर्स वापस आए। जब अखबारों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो डिसाइड किया, जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं, जब वो पब्लिश हुआ तो लोगों ने आर्गुमेंट किए, आर्गुमेंट और फिर लेटर भी लिखे गए, वो हजारों में थे। इतने लेटर पढ़ना आसान थोड़ी ना था, कुछ पढ़े गए, कुछ देखे गए, कुछ नहीं देखे गए, और फिर उसके बाद उसमें जो भी इंप्रूवमेंट ये कर सकते थे चीजों में वो करते रहे। मतलब कि 21 फरवरी 1948 के बाद ये प्रोसीजर शुरू हुआ, पब्लिशिंग का प्रोसीजर शुरू हुआ, और उसके बाद में फिर वाचन पढ़े गए, फाइनल वाचन। मतलब कि अब जो हमने पब्लिक राय भी ले ली है, हमने अपना खुद का आर्गुमेंट भी डाल दिया है, और जो इंप्रूवमेंट करना था वो भी कर दिया है। अब फाइनली हम इसको पढ़ के सुनाएंगे भी हमने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या रूल है और क्या रेगुलेशन है। ठीक है, तो देखिए पहला वाचन, फर्स्ट वाचन, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, तीन वाचन हुए लगातार, पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। ठीक है, वो किए गए। पहला वाचन जो हुआ था, ठीक है, वो हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर। ठीक है, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1940। ठीक है, 4 नवंबर से 9 नवंबर से 1948 से 9 नवंबर 1948। ठीक है, और सेकंड वाचन हुआ, ठीक है, 15 नवंबर 1949 से लेकर 1948 से, ठीक है, 1948 से लेकर 17 नवंबर 1949 तक। ठीक है, 13 नवंबर, ठीक है, इसके बीच में हुआ। और थर्ड वाचन जो हुआ वो 14 नवंबर 1949 से लेकर और 26 नवंबर 1949 तक। ये देखिए, पहला वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, थोड़े से समय के लिए। फिर 15 नवंबर
1948 से दोबारा शुरू हुआ और ये बहुत ही लंबा चला, 13 नवंबर 1949 तक, 1 साल भर चला। थर्ड जो वाचन हुआ, क्योंकि वाचन का मतलब रीडिंग, पब्लिक ओपिनियन डेली इंप्रूवमेंट कर दिया, फिर आगे बढ़े, ठीक है। फिर 14 नवंबर नेहरू जी के जन्मदिन, आपको याद, ये अपने आप ही हो जाएगा। थर्ड वाचन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14 नवंबर नेहरू जी का जन्मदिन होता है, तो जहां तक मेरा आइडिया है कि नेहरू के जन्मदिन से शुरू किया होगा इन्होंने। और 26 नवंबर वैसे याद रह जाएगा, क्योंकि इस समय इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर दिया था और 284 मेंबर के सिग्नेचर हो गए थे। टोटल कितने थे? 299 मेंबर के कितने सिग्नेचर हुए? 284 के। कम क्यों हुए? कुछ लोग बीमार थे इस मीटिंग के दौरान और कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। मतलब कि टोटल कितने मेंबर कम हुए? ये मान के चलो कि 15 मेंबर कम रहे, 15 मेंबर, 15 मेंबर कम रहे इसमें। तो कुछ लोग डेथ हो गई बीच में और कुछ लोगों की बीमार थे, तो वो सिग्नेचर नहीं हो पाए। फाइनली 284 मेंबर्स के साथ सिग्नेचर कर लिए गए, ठीक है। और 26 नवंबर को 1949 में हमारा संविधान पूरा हो गया। शुरू कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। खत्म कब हुआ? तीसरे वाचन के साथ, थर्ड रीडिंग के साथ, 26 नवंबर 1940। टाइम कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन और 2 घंटे, और फिर ये सिग्नेचर हो गई। कितने मेंबर के? 284 मेंबर के। ओके, तो टोटल टाइम यहां लिख लेते हैं हम लोग, टोटल टाइमिंग यहां लिख लेते हैं नीचे। टोटल टाइमिंग टोटल टाइम 2 years 11 month, ठीक है, 18 days and 2 hours में ये कंप्लीट हो गया। 11 मंथ, 2 ईयर और 2 घंटे। इस तरह से इंडिया का सबसे बड़ा बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने पूरी तरह से इसे एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ 15 आर्टिकल, 15 आर्टिकल हमने उस समय इंप्लीमेंट कर दिए थे थर्ड वाचन के टाइम में। 15 आर्टिकल टोटल, अलग अलग जो मेन आर्टिकल थे वो लागू कर दिए गए थे। लेकिन 2 महीने का वेट किया हमने। 26 नवंबर के बाद 2 महीने का वेट किया। 26 जनवरी, यानी कि 26 नवंबर से 26 दिसंबर और 26 दिसंबर से फिर 26 जनवरी तक का वेट किया, और ईयर भी चेंज हो गया। ईयर भी चेंज हो गया। ईयर कौन सा आ गया? 1950 आ गया, क्योंकि 49 में तो वाचन चल रहा था लास्ट। 1950 में फिर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया, पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया। ओके, तो इसका मतलब 26 जनवरी 1950 में इंडिया जब पूरी तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर ये बन जाता है रिपब्लिक कंट्री, पूरी तरह से गणतंत्र देश, पूरी तरह से गणतंत्र बन जाता है। ओके, लेकिन किंतु परंतु समझना ये है कि इतने 3 साल भर इन्होंने कौन सी राम कहानी लिख दी? क्या लिख दिया? ऐसी क्या चीजें लिखी इन्होंने कि इतना टाइम लग गया? ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई। असेंबली के टाइम में कुछ चीजें तो लैंग्वेज पे फंस गई थी। बहुत सारे कांग्रेसी मेंबर ये कहते थे कि भाई हिंदुस्तानी लैंग्वेज होनी चाहिए, हिंदी उर्दू मिक्स चलने दो, हिंदुस्तानी लैंग्वेज होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान है, ये इंडिया है, तो हिंदी को ही नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। फिर कुछ लोगों ने आर्गुमेंट किया कि भाई क्यों, नॉर्थ इंडिया के लोग हिंदी बोलते हैं, साउथ इंडिया के लोग तो हिंदी आती ही नहीं उनको। तो साउथ इंडिया के लोग तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। अब क्या इंडिया सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही है, साउथ इंडिया नहीं है? भाई साउथ इंडिया भी तो इंडिया ही है, ठीक है। तो लैंग्वेज पॉलिसी में फंस गए काम, बिल्कुल फंस गए हम लोग। बड़ी मुश्किल से फिर आपस में रजामंदी की गई, बल्कि
असेंबली में तो इतनी गर्मा गर्मी हो गई। राजेंद्र प्रसाद बहुत ही ठंडे दिमाग के और बहुत ही बेहतरीन आदमी था ये, जिसने लोगों को संभाला, सोच समझ के उसको लीडर बनाया गया था। नहीं तो असेंबली के लोगों ने तो कह दिया था भाई जिसको हिंदी नहीं आती वो असेंबली को छोड़ के चले जाए, मतलब कि तेलुगु वाले यहां ना रुके, चले जाए, उठ के चले जाओ, हिंदुस्तान है हिंदी लैंग्वेज रहेगी। बताओ ऐसी बातें होगी, मतलब आपस में लोगों के सींग फिर उलझ गए। लीग तो निकल गई लेकिन प्रॉब्लम फिर भी है। दूसरा, सिकुलिज्म को लेकर बातें होने लगी। भाई इंडिया के अंदर 80% हिंदू है तो धर्म कौन सा होगा, नेशनल रिलीजन क्या होगा। तो शुरू से लोग कह रहे थे भाई इंडिया जब आजाद होगा तो हम सिकुलिस्ट कंट्री बनेंगे, हम तो धर्मनिरपेक्षता अपनाएंगे, कोई भी धर्म को हम खास पोजीशन नहीं देंगे और किसी भी रिलीजन के लोगों को माइनॉरिटी जो होगी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये चीजें हुई, बड़ी मुश्किल से इस पे एग्री किया गया। माइनर पीपल्स के लिए लोग आए सामने कि माइनर पीपल का क्या करोगे भाई, तुमने बड़े बड़े वादे किए थे, महात्मा गांधी से रिजर्वेशन देंगे, ये देंगे वो देंगे, अब क्या दोगे, लाओ अब दो, क्या दोगे, अब दो हमें, लाओ क्या दोगे, अब इंडिया आजाद हो गया, अब लाओ हमें, दो क्या दोगे। रिजर्वेशन की बातें कहाँ गई है वो, तो बातें होने लगी भाई यहाँ पे रिजर्वेशन देंगे। कुछ लोगों ने कहा कि तुम कुछ नहीं दोगे, तुम हमें बेवकूफ बनाओगे। छोटी जाति के लोगों को हमेशा बेवकूफ बनाया जाता है कि ये करेंगे वो करेंगे। हमारे लोग दबे कुचले हैं, हमारे लोग हमेशा से डिस्क्रिमिनेट किए गए हैं, उनको घिसा गया है, उनको घिसा गया है और अब तुम उनको और आगे घिसोगे। कुछ ऐसे रूल बनाओ ताकि बहुत बढ़िया काम हो जाए। फिर उस समय ये डिस्कशन होने लगा कि भाई यूनियन गवर्नमेंट की पावर क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट की पावर क्या होगी, स्टेट को क्या क्या अधिकार दिए जाने चाहिए और यूनियन गवर्नमेंट को क्या क्या अधिकार मिल जाएं। ऐसा हो कि भाई स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत पोलाइटली और बहुत ही इंटेलिजेंट वे में काम कर सके, ऐसे वर्किंग को दे दो और कंट्री प्रोग्रेस भी करे, क्योंकि देखो स्टेट प्रोग्रेस करेगा तो कंट्री प्रोग्रेस करेगा, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी जानी चाहिए। लेकिन फिर लोगों के सिंह उलझ गए, उन्होंने कहा कि बस स्टेट को अगर ऐसा करोगे तो ये स्टेट कल को आजाद होकर बैठ जाएंगे, कल को पंजाब अलग होके बैठे, मैं इंडिपेंडेंट कंट्री, यूपी कहेगा मैं इंडिपेंडेंट कंट्री, गुजरात कहेगा मैं इंडिपेंडेंट कंट्री। तो इनको लगाम खींची जाए, इनके ऊपर लगाम कसो। जैसे घोड़ा जो होता है ना, घोड़ा अगर उसको खुले आसमान में छोड़ दोगे तो वो कंट्रोल में नहीं आएगा। तो स्टेट पावर एक घोड़े जैसी पावर है, उसको खुला मत छोड़ो, नकेल खींच के रखो। यूनियन पावर के, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए, यूनियन के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो स्टेट को ऑर्डर दे सके। तो यूनियन के बनाओ भाई, यूनियन लिस्ट बनाई गई, 97 टॉपिक यूनियन लिस्ट में डाले गए कि यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर रहेगी। रिलीजन के मैटर पे रूल रेगुलेशन यूनियन गवर्नमेंट बनाए, ठीक है, एजुकेशन के मैटर पे रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाए। स्टेट गवर्नमेंट नहीं तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है किसी के साथ, स्टेट को पावर ना दी जाए। एग्रीकल्चर के टॉपिक पे स्टेट कर सकता है क्योंकि स्टेट कमाई का साधन है भाई एग्रीकल्चर। अगर स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर का टॉपिक नहीं दोगे तो वो कमाई कैसे करेगा। ट्रेड, स्टेट का ट्रेड है वो भी स्टेट को दिया जाए। स्टेट की पुलिस है भाई, स्टेट के अंदर सिक्योरिटी है तो वो खुद करें, ये चीजें दी गई। फॉरेन पॉलिसी को स्टेट पे मत दो, फॉरेन अफेयर्स अगर स्टेट को दे दोगे तो खराब हो जाएंगे सारे, क्योंकि फिर गुजरात की अलग फॉरेन पॉलिसी होगी और फिर महाराष्ट्र की अलग फॉरेन पॉलिसी होगी, तमिलनाडु की अलग रहेगी, केरल की अलग रहेगी, सबकी अलग अलग हो जाएगी। यूनियन गवर्नमेंट में डालो, यूनियन लिस्ट बनाई गई, स्टेट लिस्ट बनाई गई, फिर कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों मिलके कर सकते थे। फिर बाद में आजकल तो एक ग्रेजुएट लिस्ट भी है। जानना ये नहीं चाहोगे कि कितने आर्टिकल बनाने पड़े इन सब के लिए, अगले वीडियो में करेंगे डिस्कशन, क्योंकि अब तो लेट हो गए, अब तो इतना ही बहुत है इसमें तो, ठीक है। बस इसमें हमने ये जाना कि हिस्ट्री क्या थी, अब इसका वर्ग क्या हुआ अगली बार देखेंगे, अगली बार वीडियो में इसमें देखेंगे कि हम लोग क्या क्या कमेटियां बनी थी, किस तरह के फंडामेंटल राइट दिए गए और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट में क्या क्या टॉपिक डाले गए, स्टेट की गवर्नमेंट की पावर क्या बनी, यूनियन की पावर क्या बनी, ठीक है, लैंग्वेज के लेवल पे क्या डिसीजन लिए गए, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिर अलग अलग कंट्री से लिए गए वो भी तो देखने हमें कि इंग्लैंड से हमने क्या ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जर्मनी से क्या ऐड किया, जो अलग अलग घूम घूम के जो BN राव आए थे इधर उधर से। MN रॉय वो आदमी थे जिसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली
होनी चाहिए, इस तरह का आइडिया दिया था। और BN राव वो पर्सन थे जो अलग अलग कंट्री में घूम घाम के आए थे और उन्होंने अलग अलग आइडियाज लिए थे। तो वो चीजें फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। मैंने कहा था कि जल्दी से खत्म नहीं करूंगा मैं इसे, ये बहुत लंबा। ओके, एक वीडियो और बनेगा और फिर ये हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू।